हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, उसके रॉ मटेरियल के बारे में भी हम लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, क्या कैसे किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो हम लोग फोटोसिंथेसिस की जो आपकी रिएक्शन है इसको सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में अगर आता है तो हो सकता है ये रिएक्शन बैलेंस करने को भी आए, हो सकता है ये रिएक्शन फुल करने को भी आए, तो इसलिए आपको इसको तो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले देखिए 6CO2 + 12H2O इट गिव्स C6H12O6 + 6H2O + 6O2। अब हम लोगों ने ये देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक एरो बनाया है जो कार्बन डाइऑक्साइड से होता हुआ कहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर ग्लूकोज तक पहुँचा है, और दूसरा एरो हम देख रहे हैं यहाँ पर वाटर से होता हुआ हमारा क्या पहुँचा है, 6O2 तक पहुँचा है। ठीक, जब हम लोग अगर हम बात करते हैं इस चीज़ की तो इसमें हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं कि जो वाटर होता है उससे क्या मिलता है, हमको CO2 मिलता है, और बाकी जो CO2 है वो हमें वो उससे क्या मिलता है, हमको ग्लूकोज मिलता है। ठीक, अब हम बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज को बनाता है वो हमेशा रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, और ये वाली जो हमारी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो रिएक्शन होती हैं, एक हमारी जो होती है वो लाइट रिएक्शन होती है और दूसरी हमारी डार्क रिएक्शन। द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इनटू टू रिएक्शंस इन व्हिच वन इज अ डार्क रिएक्शन एंड अनदर वन इज अ लाइट रिएक्शन। अब हम लोग सबसे पहले जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो हमारी लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन। क्या कल प्रीवियस वीडियो में जो हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक स्ट्रोमा होता है और दूसरा क्या होता है, ग्रेना। ग्रेना वही पार्ट था जिसमें कई सारे सिक्कों के ढेर एक के ऊपर एक लगे हुए थे और इसी को हमने नाम दे दिया था ग्रेनम। इसी ग्रेनम वाले रीजन में कौन सी रिएक्शन होती है, हमारी लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन हमारी किस जगह पर होती है, ग्रेना में होती है। इस लाइट रिएक्शन को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम है हिल, तो इसीलिए इसको हिल रिएक्शन भी बोला जाता है। ये एक वर्ड लिखा हुआ है फोटोकेमिकल प्रोसेस। ये लाइट रिएक्शन है, इसके मतलब ये कहाँ किसकी प्रेजेंस में होगी, लाइट की प्रेजेंस में होगी। और लाइट के बाद जब हम लोग लास्ट में इसमें देखेंगे तो यहाँ पर लाइट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसीलिए ये किस तरह की रिएक्शंस है, फोटोकेमिकल प्रोसेस या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया, हिल्स ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसको हिल रिएक्शन बोलते हैं। ये कहाँ पर होती है, ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट पर होती है, और इसमें ये किस तरीके की प्रोसेस है, फोटोकेमिकल प्रोसेस है। लाइट रिएक्शन में हमेशा दो चीज़ों का यूज़ होता है, एक लाइट का और दूसरा क्या होता है, वाटर का। लाइट रिएक्शन के अंदर दो प्रोसेस होती हैं, पहला तो क्लोरोफिल जो होता है वो एक्टिवेट होता है और दूसरा क्या होता है, वाटर का फोटोलिसिस होता है। अभी कोई डरने की बात नहीं है कि फोटोलिसिस क्या होता है, पूरा हर चीज़ को एक्सप्लेन करा जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पत्ती के अंदर जब हमने देखा था यहाँ पर एक डायग्राम बना था, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्लोरोफिल थे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थैलाकोइड के अंदर हमने देखा क्लोरोफिल होते हैं, वो बेचारे आराम से रह रहे होते हैं। जैसे ही लाइट एनर्जी उनके ऊपर पड़ती है, लाइट एनर्जी किसके ऊपर पड़ी, क्लोरोफिल के ऊपर पड़ी, और क्लोरोफिल एकदम जाग गया। और क्लोरोफिल जब जागता है तो इसके मतलब कि इनएक्टिवेट फॉर्म में पहले होता है और बाद में किस में कन्वर्ट होता है, एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जब और एक्टिवेट में फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा, जब इसके ऊपर कौन पड़ती है, सनलाइट। तो सनलाइट की जो रेज होती हैं वो हमेशा किस रूप में होती है, बंडल। ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग होती, वो एक बंडल पूरा गुच्छा होता है और वो गुच्छा डायरेक्ट आता है और आकर उस गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। और ये फोटॉन्स जो होते हैं वो हमारे कहाँ पड़ते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इनएक्टिव स्टेज में होता है, इसीलिए हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया, क्लोरोफिल के ऊपर निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया। उसके ऊपर क्या पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है तो ये क्या निकाल देता है, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन का एलिमिनेशन कहाँ होता है, तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल में। किस रिएक्शन में होता है, तो लाइट रिएक्शन में होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है, इस इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही
वहां पर प्रेजेंट एडीपी मॉलिक्यूल, अच्छा एडीपी का नाम भी आप सुन लीजिए, एडीपी को बोलते हैं एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इस इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन होने के कारण यहाँ पर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मतलब कि एक सिंपल ऐसा मान लो आप, ये एडीपी है, मतलब कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो फॉस्फेट लगे हुए हैं, तीसरा फॉस्फेट खाली घूमता है, इसको बोलते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये आपस में क्या हो जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल जाता है, मिलने के बाद क्या बनाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ये हमारी सारी प्रोसेस कहाँ हो जाती है? क्लोरोफिल के एक्टिवेशन में, तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। अब बात करते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं फोटो ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका? वाटर। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल का लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। तो वाटर जो होगा वो टूटेगा तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। जब कोई भी चीज़ देखते हैं तो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो इसके मतलब वो क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है। वाटर जब भी ब्रेक डाउन होगा तो अच्छा, वहाँ पर कौन सी एनर्जी आ रही है? हमारी लाइट एनर्जी आ रही है। और किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है? मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में जब लाइट रेस पड़ती हैं, किस पर पड़ती है? वाटर मॉलिक्यूल पर। तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वाटर हमेशा अगर हम देखें तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब ये टूटता है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल है? 4 वाटर मॉलिक्यूल है। किस में टूटे? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटे। हाइड्रोजन आयन कितने होंगे? 4 होंगे। हाइड्रोक्साइड आयन भी कितने होंगे? 4 होंगे। हाइड्रोक्साइड आयन वापस टूटता है और इससे क्या निकलती है? हमारी ऑक्सीजन निकलती है और साथ साथ क्या निकलते हैं? हमारे 4 हाइड्रोजन आयन हमारे और निकल आते हैं। तो 4 हाइड्रोजन आयन निकल रहे हैं हमारे और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। जब मैंने अपना ये वीडियो स्टार्ट किया था, इसमें मैंने ये सबसे पहले रिएक्शन लिखी थी जहाँ पर मैंने ये बताया था कि वाटर से ही किसका प्रोडक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आप कभी ये मत सोचिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का O2 यहाँ से बन रहा है, नहीं, ये किससे बनता है? वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से यहाँ पर क्या बन रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लाइट रिएक्शन को किसने डिस्कवर किया? हिल ने डिस्कवर किया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हिल्स रिएक्शन बोलते हैं। लाइट रिएक्शन के अंदर रॉ मटेरियल 2 होते हैं, एक हमारा लाइट होता है और दूसरा हमारा वाटर होता है। उसके बाद में ये किस तरीके की प्रोसेस है? फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है। लाइट रिएक्शन के अंदर दो टाइप की प्रोसेस होती है। पहला क्लोरोफिल को जगाना, तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, फिर वाटर को तोड़ना, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में टूट रहा है इसीलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर हमेशा जिन आयन की प्रेजेंस में होता है? मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन। वाटर जब भी टूटेगा उससे क्या मिलेगी? ऑक्सीजन मिलेगी। और यहाँ पर जब एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ देखते हैं। जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयन जो निकले हैं, इन हाइड्रोजन आयन का क्या यूज़ है? तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे? एक और कंपाउंड के साथ जुड़ जाएंगे जिसका नाम होता है NADP। इसका फुल फॉर्म याद करें या ना करें, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप इतना ज़रूर याद रखिए कि यहाँ पर ये एनर्जी का एक बहुत बड़ा कंपाउंड है। ठीक, तो NADP का फुल फॉर्म क्या होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाई फॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड। तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड या फॉस्फेट बोला जाता है, जो आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADP
H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग लास्ट में सिर्फ एक चीज़ डिस्कशन करते हैं कि लाइट रिएक्शन के टाइम पर हमारी जो लाइट एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। और केमिकल एनर्जी में चेंज होने के कारण ये दो टाइप की एनर्जी बनाती है। पहले टाइप की एनर्जी को ATP बोलते हैं, दूसरे टाइप की एनर्जी को क्या बोलते हैं, NADPH2 बोलते हैं। NADP जो है वो हाइड्रोजन के साथ में जुड़ गया है, इसलिए NADP जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा किसमें, NADPH2 में। ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का। रिडक्शन किसका होगा, NADPH का। अब हम लोग बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन एक प्रकार की कैसी रिएक्शन है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। इसके मतलब कि यहाँ पर हीट का या लाइट एनर्जी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है। जो लाइट एनर्जी यहाँ पर बन रही है उसका यूज़ यहाँ पर डार्क रिएक्शन में होगा, इसीलिए यहाँ पर थर्मो वर्ड यूज़ किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर केमिकल इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पर एक केमिकल प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारा क्या बनेगा आगे, ग्लूकोज। तो डार्क रिएक्शन एक कैसी रिएक्शन है, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है। किसने डिस्कवर किया था, मेल्विन, केल्विन और बेंसन ने इसको डिस्कवर किया था। इसके डार्क रिएक्शन में एक साइकिल चलती है, जिस साइकिल हम लोग क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये केल्विन साइकिल जहाँ पर चलती है वो रीजन क्लोरोप्लास्ट का कौन सा होता है, स्ट्रोमा होता है। आप याद रखने के लिए इस तरीके से याद रखेंगे, DS, D फॉर डार्क रिएक्शन, S फॉर स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा वाले रीजन में होगी, जो क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड वाला पोर्शन होता है। लाइट रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी बनी थी, बार बार जितना हम लोग लिखते हैं उतना ही हमको याद होता है। ATP और क्या बना था, NADPH2। ये कहाँ बने थे, लाइट रिएक्शन में बने थे। लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी थी उसका क्या होगा, यूज़ होगा, यूटिलाइज्ड किया जाएगा। कौन यूटिलाइज्ड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज करेगा। किसके फॉर्मेशन के लिए, तो ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बनाएगा, किसकी हेल्प लेगा, एनर्जी की। वो एनर्जी कहाँ बन रही है, लाइट रिएक्शन में, जो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी हुई थी। उसके बाद में अगर देखते हैं डार्क रिएक्शन में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोऑक्साइलेशन। कार्बोऑक्सीलेशन या फिर कार्बोऑक्साइलेशन बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक ये चीज़ छोड़ दी है, अब उस चीज़ को लेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोऑक्साइलेशन में क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारी स्ट्रोमा रीजन में पहुँचेगी, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा रीजन में पहुँचेगी। और स्ट्रोमा रीजन में उसको एक भाई साहब मिलेंगे जिनका नाम है RUBP। एक RUBP का पूरा नाम पूछा जाता है, राइबोलोज बाईफॉस्फेट, या फिर क्या बोलते हैं, राइबोलोज डाईफॉस्फेट। बाई या डाई कुछ भी बोल सकते हैं। तो राइबोलोज बाईफॉस्फेट एक एंजाइम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ता है, और वहाँ से ये साइकिल स्टार्ट होनी चालू हो जाती है डार्क रिएक्शन की। ये साइकिल के अंदर लगभग 10 या 11 तरीके के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं एक साइकिल में। और ये साइकिल जो होती है वो 6 बार चलती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर साइकिल चलेगी, फिर दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, फिर साइकिल चलेगी, फिर तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाएगा, फिर साइकिल चलेगी। इस तरीके से 6 बार कार्बन डाइऑक्साइड लेकर 6 बार साइकिल चलती है। हर एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होगा, तब जो यूज़ होगा वो हमारा हर एक बार जो है वो लगभग 3 ATP यूज़ होंगे और 2 NADPH2। मतलब जब एक कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल के जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा तो उसको बनाने के लिए एक साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में 3 ATP के मॉलिक्यूल और 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल जाएंगे। जाने के बाद में वो RUBP से जुड़ते हैं। RUBP से जुड़ने के बाद में और भी एंजाइम होते हैं, कार्बोऑक्साइलेज और आइसोमरेज के साथ जुड़ने के बाद में लास्ट में जो क्या बनाते हैं हमारे 6CO2 + 12H2O। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं और 18 ATP के मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। ये सारे के सारे मिलके एक क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ ही साथ क्या निकालते हैं, वाटर निकालते हैं। NADPH2 वापस से क्या बना देगा, NADP, और ATP वापस से क्या बना देगा, ADP बना देगा। ये भी 12 होंगे, ये क्या होंगे, 18 होंगे।
तो इस तरीके से हमारी जो पूरी प्रोसेस होती है डार्क रिएक्शन की वो कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस की। फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं तो जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं। एक टेम्परेचर होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एक ऑक्सीजन होता है, एक हमारा क्लोरोफिल होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या टेम्परेचर को हम बहुत बढ़ा दें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बढ़ती हुई चली जाएगी? नहीं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमेशा और हमेशा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बहुत अच्छी होती है और वो टेम्परेचर होता है 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस, जिसको आपको याद रखना है कि जब टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी तरह होता है, मतलब ग्लूकोज का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि पूरे दिन टेम्परेचर 25 से 30 हो, कम भी होता है और बढ़ता भी है। इस टाइम भी फोटोसिंथेसिस होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए लगभग कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 10 डिग्री से 40 डिग्री। लेकिन अगर 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर है और रेड कलर की लाइट अच्छी पड़ रही है तो इसके मतलब कि वो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगी उतना ही ज़्यादा हमारी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए अगर हम देखें तो अगर हम देखें इसका सैचुरेशन पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का 0.1 से लेकर 0.9 होता है। ये सैचुरेशन पॉइंट आप बिल्कुल मत याद करिएगा, रीज़न ये है ये 11th का है, लेकिन अगर कभी आपके में ये आता है तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन पॉइंट पूछा जाए फोटोसिंथेसिस में तो आप बता सको 0.1 से लेकर 0.9% होता है। केवल MCQ में इतना आएगा, डीपली इतना नहीं आएगा। अब बात करते हैं O2। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि O2 का जो इनहिबिटर है वो क्या है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का इनहिबिटर क्या है, तो आप कभी ऑक्सीजन को लगाओगे ही नहीं। रीज़न ये आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ऑक्सीजन बन रही है तो ये तो इनहिबिटर हो ही नहीं सकते एक दूसरे को, क्यों ये रोकेंगे? लेकिन ऐसा होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जब ऑक्सीजन बन रही है और मान लीजिए एनवायरनमेंट में हम भरपूर ऑक्सीजन को छोड़ दें तो फिर प्लांट कहेगा भाई साहब बाहर इतनी सारी ऑक्सीजन है तो हम क्यों बनाएं, तो फोटोसिंथेसिस का रेट गिर जाएगा। इसीलिए CO2 जो है वो इनहिबिटर के काम करता है, किसका? ऑक्सीजन का। ज़्यादा ऑक्सीजन होने से स्ट्रोमेटल पोर से ऑक्सीजन एंटर करने लगेगी और कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएगी उतना जितना उसको ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस के साथ रेस्पायरेशन की भी प्रोसेस करते हैं और वो रेस्पायरेशन की प्रोसेस में वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल की जब हम लोग बात करते हैं, जितने ज़्यादा क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, जितने कम क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होंगे उतनी फोटोसिंथेसिस कम होगी। तो आज हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस पढ़ी, एक डार्क रिएक्शन एक लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हमेशा स्ट्रोमा रीजन में, लाइट रिएक्शन ग्रेना रीजन में। लाइट में एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर होता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में ऑक्सीजन बनेगा, प्लस अगर हम देखें लाइट रिएक्शन में 2 टाइप की एनर्जी बनती हैं, ATP और NADPH2। दोनों एनर्जी का यूज़ कहाँ होगा? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें उनकी हेल्प 12 NADPH2 और 18 ATP करते हैं। ये आपके फैक्टर्स रहे जो फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के बारे में सीखा। थैंक यू वेरी मच।